सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी। और क्यों ना आज हम के बच्चों ने जो पेपर दिए हैं 28 तारीख को, तो किस तरह का पेपर रहा, कैसा रहा। बहुत सारे बच्चों के मन में जिज्ञासाएं होती है कि कौन सा प्रश्न मेरा अच्छा गया, कौन सा नहीं गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उस सीबीएसई बोर्ड 2025 हिंदी कोर्स ए जो 28 फरवरी को हुआ था, उसका सॉल्यूशन और उसका एक विश्लेषण हम करते हैं कि क्या आपने जो प्रश्न किए हैं क्या बिल्कुल सही हैं या कहीं ना कहीं आप उस रास्ते से भटके हो। तो जानते हैं, हालांकि मुझे पता है कि आप सभी के जो पेपर हैं वो अच्छे ही जा रहे हैं। तो क्यों ना हम चलते हैं उस मंजिल की ओर जिसकी है आपको प्रतीक्षा। तो प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा 10वीं कोर्स ए, तो सबसे पहले आपको वहां पर निर्देश मिले थे क्या कि कृपया जांच ले कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 12 है। 12 पृष्ठ आपको दिए गए थे। कृपया जांच ले कि 15 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। बिल्कुल आपने जांच लिया होगा। तीसरा पॉइंट, प्रश्न पत्र के दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्नों के कोड अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखे। ये सामान्य निर्देश। कृपया प्रश्न पत्र के उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में और स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ये भी पढ़ा है, ये आपने दिया हुआ था वहां पर कि 15 मिनट का समय दिया गया है। 10:15 पर आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा और 10:30 तक आपको केवल प्रश्न पत्र ही पढ़ना है और इसमें कुछ लिखना नहीं है। फिर इसके बाद और भी निर्देश यहाँ पर इस तरह के कि प्रश्न पत्र में क्या क्या दिया हुआ है पढ़ा अपन ने कि इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है और सभी करना अनिवार्य है। बिल्कुल आपने वही किया होगा। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 4 खंड है, क ख ग घ। बिल्कुल। तीसरा है कि खंड क में कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 10, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 4 है, खंड ख 4 प्रश्न दिए गए थे, इनमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 20। 5 खंड ग कुल प्रश्न थे 5, जिनमें कुल उप प्रश्नों की संख्या कितनी थी बच्चों, 21। खंड घ में कुल 4 प्रश्न दिए गए थे। और पॉइंट नंबर 7 कहता है कि प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है, यद्यपि कुछ खंडों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। और पॉइंट नंबर 8 आपको दिया गया था कि यथासंभव सभी खंडों के उत्तर क्रमशः लिखें, एक के बाद एक लिखें। प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले तो हम किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, पेपर कोड कौन सा है, 362 ये पेपर कोड है 28 तारीख को जो हुआ है कोर्स ए। फिर बताना चाहूंगा हिंदी और सेट नंबर 2। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला हम देखते हैं, अपठित बहुत से संबंधित है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आधारित प्रश्नों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हो और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी है वक्ष खोले डोलती अमराइयां, गर्व से आकाश थामे खड़े हैं। ताड़ के ये पेड़ हिलते क्षितिज के झालरे, झूमते हर डाल पर बैठी फलों से मारती खिलखिलाती शोध की अल्हड़ हवा। गायन मंडली से थिरकते आते गगन के मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले नदी बनने की प्रतीक्षा में
कहीं नीचे, शुष्क नाले में नाचता एक अंजुरी जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के सहारे। इसका मतलब क्या है? क्या समझ में आया आपको कि जो परंपराओं को जो बना रखे हैं, जो नया प्रयास करते हैं, भाई सभी एक ही राह में चल रहे हैं, भीड़ के साथ भीड़ चलना ये तो अलग विषय है, लेकिन रास्ता खुद अलग बनाना उसी की जीत मानी गई है, बाकी की यहाँ पर हार मानी गई है। तो इसी से संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कि कवि पूर्व निर्मित मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहता? क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उस पर तो सभी चल रहे हैं। वो अलग ही रास्ता बनाना चाहता है, अलग ही मार्ग बनाना चाहता है, अपनी ही अलग ही मंजिल तय करना चाहता है। तो वह किसी और के अनुचर बनकर रहना नहीं चाहता, किसी और के द्वारा निर्मित मार्ग उसे अच्छा नहीं लगता। कवि आत्मविश्वासी है और अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहता है, किसी अन्य द्वारा निर्मित मार्ग पर चलना उसे अनुचित लगता है। तो यहाँ पर हमने सी ऑप्शन आपको बिल्कुल, वह आत्मविश्वासी है, बिल्कुल वह ऐसा काम करना चाहता है जो इस संसार में किसी ने भी नहीं किया और अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह के लोग दूसरों के सहारे जीवन जीते हैं? जो आज्ञाकारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो अक्षम और निराश होते हैं, जो जल्दी सफल होना चाहते हैं, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं। तो हमने बी ऑप्शन इसमें आपने भी चूज किया होगा, जो अक्षम और निराश होते हैं वो दूसरों के मार्ग पर चलते हैं। ग बादलों की तुलना किससे की गई है? प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है। अपनी ही धुन पर थिरकने गायक मंडली से, दूसरों के धुन पर थिरकती गायक मंडली से, अपनी ही धुन में मग्न नर्तक मंडली से, तीव्र गति से नृत्य करती नर्तक मंडली से। तो आपको पता है कि अपनी ही धुन में थिरकती गायन मंडली से यहाँ पर की गई है। थोड़ा सा और एक सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं इसमें कि हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। पंक्ति का आशय क्या है? कवि स्वयं बहुत आत्मविश्वासी है, वह अपना जो मार्ग है वो खुद ही बनाना चाहता है। तो यही यहाँ पर भाव दिया गया है कि कवि स्वयं बहुत आत्मविश्वासी है, वह स्वयं ही अपना मार्ग बनाना चाहता है। अरे उसे दूसरों के द्वारा बनाए गए मार्ग पसंद नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकृति के विविध घटक कवि को क्या प्रेरणा देते हैं, किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रकृति के विविध घटक कवि को निम्न प्रेरणा देते हैं। पहली प्रेरणा है यहाँ पर मनुष्य को आशावादी और सक्षम बनने की प्रेरणा। दूसरे हैं कि स्वयं के द्वारा ही अपने सपनों को साकार करने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। प्यारे बच्चों, अब आया है अपठित गद्यांश। पहले हमने काव्यांश पढ़ा, अब गद्यांश देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षकों को अपने यहाँ बहुत से विश्लेषणों से संबोधित किया जा रहा है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, युवा पीढ़ी का सुधारक, मशाल वाहक, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। शिक्षक शिक्षा के साथ अपने शिष्यों को जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान प्रदान करते हैं। मानव जाति के लिए नई सोच और दृष्टिकोण की अपेक्षा भी शिक्षकों से ही की जाती है। शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका समाज को सशक्त और समृद्ध बनाने में भी है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन ग्रंथों में जगह जगह एक आदर्श गुरु के गुणों का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में गुरु स्तोत्र में भी गुरुओं की तुलना ब्रह्मा, विष्णु, महेश से की गई है तथा गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना गया है। एक अच्छे गुरु के गहन ज्ञान, विद्वता, गुण, करुणा, नैतिकता व चरित्र, नवीनता, नवाचार, अनुशासन, प्रियता, समानता का भाव अपेक्षित है। यही गुण एक गुरु को महान बनाते हैं और शिष्यों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अपनी सदी के महान कवि और संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी कांधे कौड़, अर्थात गुरु कुम्हार है और शिष्य क्या है? घड़ा, जो गड़गड़ कर शिष्य को कमियों को दूर करता है। शिक्षक अपने सफल मार्गदर्शन द्वारा शिष्यों को उनकी शक्तियों
से परिचित कराते हुए उनके विकास के मार्ग में प्रशस्त करता है। शिक्षक समाज के भविष्य निर्माताओं को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, एक बार समझ में नहीं आया होगा तो 2 बार पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। क्वेश्चन देखते हैं अपन। शिक्षक शिक्षा के साथ साथ शिष्यों को प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लिखा हुआ था अभी, नैतिक मूल्य चरित्र। बिल्कुल, तो नैतिक मूल्य चरित्र हो जाएगा यहाँ पर। आगे है क्वेश्चन नंबर, इसमें घ है कि गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है? कि छात्रों के हित गुरु के भीतर छिपी कल्याण भावना के कारण, समाज के भविष्य निर्माताओं को तैयार करने की भूमिका के कारण, छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के कारण, रोजगार हेतु विद्यार्थियों के विकास कौशल के कारण। तो हमने इसमें सी ऑप्शन, छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के कारण। आपने भी यही किया होगा, ऐसे मुझे आशा है, उम्मीद है। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल करना है साहब। कथन देखिए आप, मानव जाति के लिए नई सोच और दृष्टिकोण विकास करना शिक्षक का दायित्व है। सबसे कठिन प्रश्न पढ़ते हैं ये कथन और कारण वाले, इसमें बच्चों को काफी दिमाग लगाना होता है। कारण देखिए, हमारे ज्ञान परंपरा और ग्रंथों में गुरु को महान बताया गया है। अब प्यारे बच्चों, कथन तथा कारण दोनों गलत है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, नहीं है। दूसरा है कि कारण सही है लेकिन कथन गलत है, ये भी गलत है। तीसरा है कथन सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक आंसर इसका होगा। आगे चलें अपन, इसमें घ वाला देखेंगे अपन कि शिक्षक को पथ प्रदर्शक क्यों कहा गया है। किन्हीं 2 बिंदु देखो आप, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, बिल्कुल कहा गया है। दूसरा है शिक्षक शिक्षा के साथ साथ अपने शिष्यों को जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान प्रदान करते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने भी ऐसा ही लिखा होगा। ग कबीर दास के अनुसार गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की गई? किन्हीं 2 कारण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर अपन ने 2 कारण स्पष्ट किए हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है, जो गड़गड़ कर शिष्य की कमियों को दूर करता है। दूसरा है कि शिक्षक अपने सफल मार्गदर्शन द्वारा शिष्यों को उनकी शक्तियों से परिचित कराते हैं, उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। शिक्षक समाज के भविष्य का निर्माताओं को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास खंड क। मुझे उम्मीद है कि अपठित गद्यांश और काव्यांश भी जैसा आपको बताया गया है वैसे ही आंसर आपने लिखे होंगे। तो अब चलते हैं हम जो व्यवहारिक व्याकरण का होता है खंड ख। तो खंड क, इसमें देखते हैं ख में कि व्याकरण है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 विकल्प में है। तो कहीं ना कहीं आपको, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं अड़चन इसमें आई होगी। तो देखो आप, प्रश्न नंबर 1, काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों का आनन कानन है। इसको किस में बदलना है? सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक कर्ता कर्म क्रिया होती है, सरल वाक्य कहते हैं। तो जिसकी क्रियाएं एक होती है तो कहीं ना कहीं वो सरल वाक्य है। तो यहां पर देखेंगे कि काशी संस्कृति की पाठशाला और शास्त्रों का आनन कानन है, बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर दिया गया है। ख देखेंगे आप कि शकुंतला द्वारा रचे गए श्लोक की भाषा संस्कृति मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में आपने पढ़ा है कि वेदीकरण समुच्चय बोधक अवयव जैसा वैसा जो तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो ये इसको जोड़ा गया है कि जो श्लोक शकुंतला ने रचे उनकी भाषा क्या है? संस्कृत थी। इसमें ग है कि यदि कार्ल मार्क्स ने ऐसा जीवन न जिया होता तो हमें उन्हें याद नहीं करते। रचना की दृष्टि से कौन सा भेद है? तो यदि लिखा हुआ है और तो लिखा हुआ है तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत ये आते हैं। घ, यह वही महिला है जो पुस्तकालय में मिली। आश्रित उपवाक्य, तो इसमें आश्रित उपवाक्य है जो पुस्तकालय में मिली थी
और विशेषण उसका भेद है, विशेषण उपवाक्य का भेद है। ग पूजा पाठ करके पिताजी राम नाम लिखते हैं। संयुक्त वाक्य, पिताजी पूजा पाठ करते हैं और राम नाम लिखते हैं। और से जोड़ा, और क्या है? समुच्चय बोधक अव्ययी। तो इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य भेद जो आपने पढ़े थे कक्षाओं में, वही इजी वे में आपको दिए गए थे। तो मेरे को ये नहीं लगता कि आपको किसी तरह कोई कठिनाई आई होगी। आपका रचना लेखन बिल्कुल इजी था। और अब है वाच्य। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4। पहले हमने क्या पढ़ा? वाक्य विचार। अब है वाच्य। तो देखते हैं अपन। कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य को कौन सा वाच्य होता है? तो जहां तक मेरा मानना है सबसे इजी से इजी प्रश्न ये है तो कर्तृवाच्य। इससे आसान प्रश्न तो कहीं पूछा ही नहीं गया। बिल्कुल। ख उन्होंने सामाजिक छवि को उजागर किया। कर्मवाच्य, उनके द्वारा सामाजिक छवि को उजागर किया गया। क्योंकि हमने वाच्य पढ़ाते समय आपको बताया भी था कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद क्या जुड़ता है? से के द्वारा जुड़ता है। बिल्कुल पढ़ाए अपन ने। तो इसमें भी अपन ने के द्वारा जोड़ा। ग है कि उनसे बैठा नहीं जाता। वाच्य पहचान करके बताइए। तो असमर्थता का भाव जहां पर होता है, यानी हमने पढ़ा है सर्वनाम संज्ञा के बाद से के द्वारा और नहीं का अर्थ होता है तो वहां पर भाववाच्य होता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। निराला द्वारा अनेक गीतों की रचना की गई। कर्तृवाच्य में निराला ने अनेक गीतों की रचना की है। बिल्कुल अच्छा है ये भी। ग स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के द्वारा सक्रियता से भाग लिया गया। तो इसमें कौन सा है? इसमें है कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें महिलाओं के बाद क्या आया है? एक करण कारक चिन्ह लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, 5th है किससे संबंधित? पद परिचय से संबंधित। उसकी भी यही शर्त है कि 5 में से 4 करना है। तो किस तरह के प्रश्न हैं देखते हैं अपन। एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। तो लंगड़ाता हुआ तो भाई क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, पुल्लिंग, भूतकाल, एकवचन। ये तो आपको आसानी से आ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, द्विवेदी जी ने निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का। तो खुली तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण और स्त्रीलिंग, यहाँ पर खुली के लिए सटीक बैठता है। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में घूमता है। तो हिरण तो एक आपको पता है इसे संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। ग घ नीति, न्याय, सदाचार और के लिए तो मैंने अभी आपको बताया कि समुच्चय बोधक अव्ययी और संयोजक बोधक अव्ययी है। बिल्कुल। ग उन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की। तो उन्होंने आपको पता है सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और बहुवचन है। तो यहाँ पर जो पद परिचय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो भी आसान प्रश्न हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, अलंकार। मुझे जहां तक अलंकारों का बोध है, अधिकांश अलंकार वह है जो रेजोनेंस की सीट डीपीपी में कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाए गए, नोट्स में लिखाए गए हैं। तो इसमें भी बच्चों को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसमें क्या देखो कि देखो चाहती कमल नयन को, निश दिन रहते उदासी। कमल रूपी नयन, नयन कैसे हैं? कमल रूपी नयन। तो जहां पे रूपी होता है वह कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार। ख देखो, उदाहरण देकर अतिशयोक्ति। अलंकार स्पष्ट करना। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। अरे पूंछ में तो आग ही नहीं लगी, जिसके पहले लोगों ने कह दिया कि अरे लंका तो जल गई। तो अतिशयोक्ति है, उदाहरण देकर प्रस्तुत किया गया है। कुसुमावली सी, सा से सी समान समीय। जहां पर उपमेय के उपमान के साथ कंपैरिजन तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये कक्षा में आपको पढ़ाया गया था कि सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरे मधुर गान। तो यहाँ पर कुसुमावली सी पुलकित महान, एक कुछ सी बिल्कुल अच्छा है। कि सोने का कलश लिए उषा चली आ रही, मानवीकरण अलंकार।
क्यों? जिस तरह से एक स्त्री सिर पर पानी का या कोई भी कलश लेकर के आती है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, उषा के लिए कहा गया है और सूर्य के लिए कहा गया है। तो मानवीकरण अलंकार ग अति कटु वचन कहत के कई मान हूं। बच्चों, यदि आपने पढ़ा है कि जहां पर उपमेय की उपमान के साथ कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मनु मानु जनु जानू जानहु मानहु मनहु, ये शब्द उसकी पहचान करते हैं किसकी? उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो मुझे जहां तक अलंकार में लगा वो ये लगा बच्चों कि अलंकार का जो टॉपिक आपके आया है वो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर भी आपको किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए थी। तो अब है खंड ग। अब खंड ग में देखें कि किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 आपका पहला टॉपिक स्वयं प्रकाश जी नेताजी का चश्मा से गद्यांश आपको दिया गया है। देखते हैं कि हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक यानी चुप रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में एक बांस की टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकल रहा था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बताने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठ करके चल दिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न देखो आप। हालदार साहब किस बात पर आश्चर्यचकित थे? किस बात पर थे? जब उसके शारीरिक ढांचा देखा ना, बूढ़ा मरियल सा। हाँ, तो कहां पर इसमें कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? तो शारीरिक अवस्था को देखकर। बिल्कुल। आगे प्रश्न देखते हैं अपन। दिव्यांग होते हुए भी कैप्टन के द्वारा फेरी लगाना अपना गुजर बसर करना दर्शाता है। अब ये प्रश्न बच्चों की समझ से परे वाला प्रश्न है, क्योंकि बच्चे इन चारों ऑप्शन में अंतर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो चारों के जब तक आपको मतलब क्लियर नहीं होंगे तब तक नहीं आया होगा। आत्मविश्वासी, स्वावलंबी, सक्षम, स्वावलंबी, स्वाभिमानी। तो प्यारे बच्चों, इसका सटीक आंसर स्व अवलंब, स्वयं के सहारे पर जीने वाला। तो स्वावलंबी सटीक आंसर। ग, पान वाले किसका मजाक उड़ा रहे थे? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। तो इस गद्यांश में अपन देखे, अभी घ और है कि हालदार साहब जीप में बैठकर क्यों चले गए। इस प्रश्न के उत्तर पर निम्नलिखित कथन पढ़िए और उचित विकल्प चुनकर के लिखिए। तो देखते हैं अपन। पानवाला कैप्टन के विषय में और अधिक बात करने को तैयार नहीं था। कैप्टन की शारीरिक अवस्था देखकर निराश हो गई। उन्हें आवश्यक कार्यालय ही काम निपटाना था। ड्राइवर बेचैन था। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहला और चौथा अपन सी ऑप्शन इसका सही मान सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, एक तो थोड़ा सा कठिन ये वाला था, और आपको पता है कि विकल्प वाले तो कठिन होते ही है, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ता ही है। इसमें भी काफी दिमाग बच्चों ने लगाया होगा। ग, कि कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है कि हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान का भाव था। दूसरा कारण है सुभाष बाबू के प्रति कैप्टन की विशेष लगाव देख करके उससे प्रभावित थे। तो इसमें अपन कथन और कारण दोनों गलत है। कथन गलत है किंतु कारण सही है। कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण उसकी सही व्याख्या करता है। कथन सही है किंतु कारण उसकी व्याख्या नहीं करता। तो सी ऑप्शन यहां पर हम टिक करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि हम इनका मूल्यांकन करें
तो इसमें 2 प्रश्नों में आपको दिक्कत आई होगी, बाकी प्रश्न इसके आसान थे। 2 क्वेश्चन एवरेज थे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पर यदि हम चलें, इसकी बात करें, तो पहला ही टॉपिक सूरदास, उसी से पूछे गए काव्यांश है। तो अपठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दर कड़ पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहना कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों ही करुई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न कही, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, ज्यां को मन चकरी। बिल्कुल अच्छा प्रश्न यहां से पूछा गया है। क, गोपियों के अनुसार उद्धव के द्वारा किन किन लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी सीधी सीधी बात कही है कि श्री कृष्ण के प्रति जिनका मन प्रेम न हो, तो यहाँ पर जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो नहीं, जो योग के बारे में जानना चाहते हैं नहीं, जो भक्ति के मार्ग का हृदय अपनाना चाहते हैं नहीं, तो जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति स्थिर ना हो, उनको योग की शिक्षा देनी चाहिए। हारिल और हारिल की लकड़ी, अच्छा प्रश्न है ये, पढ़ा भी है, हमने पढ़ाया भी है कि हारिल गोपियों के लिए प्रयुक्त आए और लकड़ी श्री कृष्ण के लिए। तो कौन सा है, गोपियां श्री कृष्ण? बिल्कुल। ग, पद्यांश में व्याधि किसे बताया गया है? कृष्ण के मित्र उद्धव को? नहीं। उद्धव के द्वारा दिए गए योग को, कटुक स्वाद वाली ककड़ी को, श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को, तो योग को क्या कहा गया है? कड़वी ककड़ी के समान बताया है। आगे चलें। घ, दिए गए कथनों में से काव्यांश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों, गोपियां दिन रात कृष्ण के नाम का जप करती है, गोपियां उद्धव को योग त्यागने की सलाह देती है, गोपियां उद्धव को भक्ति मार्ग अपनाने को कहती है, गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को पछताती रहती है, तो इसमें दिन रात श्री कृष्ण के नाम का जाप करने को कहती है। अब है ग वाला कथन, कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनकर के लिखिए। कथन है कि गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण भ्रमित है। कारण है कि प्रेम और विश्वास की गहराई से व्यक्ति में सूझबूझ की कमी हो जाती है। तो कथन गलत किंतु कारण सही, कथन और कारण दोनों गलत, कथन और कारण दोनों सही है और कारण इसकी व्याख्या करता है, कथन सही है किंतु कारण इसकी व्याख्या नहीं करता। तो डी ऑप्शन आपने टिक किया होगा, ऐसा मुझे मेरा मानना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, कि निर्धारित काव्य कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न पत्र को आसान बनाते हैं। बच्चों के लिए ऑप्शन होते हैं 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी सुविधा यही मिलती है प्रश्न पत्रों में। देखिए आप, यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु से मिलकर कवि को कैसी अनुभूति हुई? अच्छा प्रश्न है। तो प्रस्तुत कविता में शिशु से मिलकर के कवि को ऐसी अनुभूति हुई कि शिशु के धूल से सने हुए शरीर को देखकर कवि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर के उसकी झोपड़ी में खिल गए हों। कमल की स्थित सुंदरता, कोमलता, पवित्रता के बच्चे के उससे समानता के कारण कवि को ऐसा प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, ख, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने किस सत्य को उजागर किया है? किस सत्य को? सभी के जीवन में संगतकार जैसे निस्वार्थ सहायक की अत्यंत उपयोगिता है। यदि व्यक्ति के पास कला, प्रतिभा, साधना और कुछ है तो वह जब तक कोई निस्वार्थ सच्चा सहायक नहीं मिलता तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। संसार में जितने भी महान कलाकार, राजनेता, व्यवसायी है, सबकी सफलता के किसी न किसी के सहायक के हाथ होती है। माता पिता, गुरुजन, सब मित्र ऐसे ही सहायक होते हैं। बिल्कुल। ये ग वाला हमने भी छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि इसमें 4 ही करने थे और 5 दिए हुए थे। तो देखते हैं घ वाला। देखें
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। कहकर कवि अपने जीवन में कैसा पहलू पर प्रकाश डालता है। प्रस्तुत पंक्ति लोगों की उस मानसिकता की ओर संकेत करती है जिसमें लोग सामान्यतः दूसरों के बारे में सुनना और जानना चाहते हैं। जिन लोगों के अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि होती है या उन्होंने कोई महान कार्य किया है तो उसे सुनकर वे उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, और जिनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती उनके विषय में विभिन्न प्रकार की निंदा करके वे सुख का अनुभव करते हैं। कवि यह बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन की गगरी में कोई उपलब्धि नहीं है, फिर भी मैं अपने अभाव को कहकर लोगों की निंदा का सुख साधन क्यों बनूं। बिल्कुल यही लिखा है या इससे मिलता जुलता लिखा है? तो मिलता जुलता भी लिखा है तो भी वो सही जाएगा। बिल्कुल। अब है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी वही शर्त है, निम्नलिखित गद्य पाठों के आधार पर 4 में से किन्हीं 3 के और 3 के करना है तो 2-2 नंबर के हैं। बिल्कुल। पहला, बाल गोविंद भगत से। बाल गोविंद भगत एक सच्चे गृहस्थ थे, स्पष्ट करना था, आपने किया होगा। देखते हैं आंसर। लेखक को उनकी पत्नी की याद नहीं आती, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू को देखा था तो थोड़ी सी खेती और साफ सुथरा घर था। वास्तव में उनमें साधु की सभी विशेषताएं थी। वे कबीर को साहब मानते थे, उनके गीतों को गाते थे, तो हम उनको गृहस्थ कह सकते हैं, क्योंकि जब खेत है, पुत्र है, पुत्रवधू है और सारा परिवार है तो हम उसको गृहस्थ कह सकते हैं। चाहे वह संत भी थे लेकिन वह साथ के साथ गृहस्थ भी थे। बिल्कुल। आगे है बिस्मिल्लाह खां। पढ़ा है ना आपने भी नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र साहब का, कि ई काशी को छोड़कर हम कहां जाए। बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति विशेष अनुराग क्यों है? भाई विशेष अनुराग इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति का बचपन जहां से बीतता है, जिसको जहां से संस्कार मिलते हैं, उसके प्रति एक आत्मीय लगाव होता है। क्योंकि जन्म कहाँ पे हुआ और पालन पोषण कहाँ पे हुआ, जहाँ पे पालन पोषण हुआ है उस जगह से लगाव होता है। जैसे बिस्मिल्लाह खां साहब की बात करें अपन, बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी, भगवान काशी विश्वनाथ, रामदास जी का घाट, इसी तरह से जितने भी मुस्लिम धर्म के संत शिरोमणि कवि वहाँ पर हुए, पीर इधर से वहाँ के आदर्श गुरु, तो उन सबका सानिध्य इनको मिला। बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्होंने गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर, सहनाई से बहुत लगाव है। दूसरी, जिस जमीन पे उन्होंने तालीम दी वह उसके लिए जन्नत के समान थी। बिल्कुल यही लिखा होगा आपने। अब है घ, एक हमने भी छोड़ा। अब घ में है एक कहानी, यह भी मनु भंडारी जी। शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव पड़ा? भाई शीला अग्रवाल ने तो जागरूक बनाया ना, वो तो भोली भाली सरल स्वभाव की थी, लेकिन शरद बाबू की, इधर शरद चंद्र की किताबें देकर के, कोई त्याग पत्र देकर, सुनीता देकर के, जैनेन्द्र कुमार का, तो 1945 के 10वीं पास करके मैं सावित्री गर्ल्स कॉलेज हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में कक्षा में पहुंच गई। वहां हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने साहित्य की दुनिया में मेरा परिचय कराया। खुद चुन चुन करके मुझे पढ़ने के लिए किताबें दी। तब मैंने प्रेमचंद, शरदचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल आदि की पुस्तकें पढ़ी। आगे चलकर मेरा साहित्य का दायरा बहुत बढ़ा। शीला अग्रवाल ने स्वतंत्रता आंदोलन में मुझे सक्रिय भागीदार बनाया। मैं भी प्रभात फेरियां, जुलूस, भाषणों में जोश खरोश के साथ जुड़ी रही। प्यारे बच्चों, ये थे पाठ्य पुस्तिका आपकी क्षितिज बुक से। अब चलते हैं अपन 11 क्वेश्चन पर, आपके जो कृतिका बुक थी उस पे। पूरक पाठ्य पुस्तिका में पाठों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 3 आपको मिले। 3 क्यों मिले? क्योंकि टॉपिक भी 3 है। कौन कौन सा? एक तो माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, और एक मैं क्यों लिखता हूं। तो 3 में से 3 ही टॉपिक है और 3 में से भी कितने करने? 2।
तो पहला, भोलानाथ और उसके साथियों के नाटकों के खेल में बाबूजी अक्सर शामिल हो जाते थे, परंतु उनके शामिल होते ही बच्चे नाटक के खेल को समाप्त कर भाग खड़े होते थे। आपके विचार से बाबूजी ऐसा क्यों करते थे? तो ये हमने छोड़ा था। अब ख पे चलेंगे, वो भी आसान था, ये भी आसान है कि साना साना हाथ जोड़ी देश की सीमाओं पर तैनात फौजियों का उल्लेख कीजिए, जो अत्यंत विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप अपने गांव और शहर में क्या क्या कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, देश की सीमाओं पर बैठे फौजी अनेक तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। ये फौजी पोष और माघ की कड़कती सर्दी में जब पेट्रोल तक जम जाता है, पूरी सतर्कता से तैनात रहते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में तैनात फौजियों को भयंकर बर्फीली हवाओं एवं तूफान का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में रेगिस्तानी सीमाओं पर तैनात फौजियों के प्रचंड लू गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। हमारा दायित्व है कि हम देश की सीमाओं पर रक्षक का सम्मान की दृष्टि से देखें, उनके परिवार में किसी भी तरह की कमी न होने दें, उनके बच्चे पर स्नेह रखें तथा उन्हें उचित शिक्षा दें। इतना भी लिखा है तब भी पर्याप्त था, और पूरा लिखा है तब भी पर्याप्त है। प्यारे बच्चों, अज्ञेय हिरोशिमा पर कविता लिखना के लिए क्यों विवश हुए? मैं क्यों लिखता हूं के पाठ पर? बिल्कुल, जब आंतरिक व्यवस्थाएं होती है, पीड़ा होती है, तो लिखने को एक मजबूरी आई जाती है। तो देखो कि लेखक के अनुसार उनके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता इसी अनुभूति का परिणाम है। जापान जाने का अवसर मिलने पर लेखक वहां गए। उन्होंने हिरोशिमा की एक चट्टान पर एक पिघली हुई मानव छाया को देखा। विस्फोट के समय रेडियो धर्मित किरणों के कारण चट्टान के पास खड़ा व्यक्ति वहीं पर पिघल गया होगा। उसे देख करके लेखक का हृदय विदीर्ण हो गया और उन्होंने अपने गाल पर थप्पड़ सा लगता प्रतीत हुआ। वे अवाक रह गए। उन्होंने अपने अंदर जलते हुए सूर्य के समान इतिहास में उगता सा महसूस हुआ। उन्होंने लगा कि वे स्वयं हिरोशिमा का भोक्ता बन गए हैं। उनके अंदर लिखने की व्यवस्था जागी और उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिख दी। तो ये हमने पढ़ा खंड ग। अब खंड ग की ओर बढ़ते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या कठिन थे या आसान थे? तो इसका भी मूल्यांकन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के आधार पर। क, आप आदित्य हैं। आपकी दादी जी को खेलों में अत्यधिक रुचि है। ओलंपिक खेल 2024 में भारत में प्रदर्शित के बारे में जानकारी देते हुए कितने शब्द? 100। फिर हमने ये अथवा का लिया कि आप आदित्य हैं, आपके मोहल्ले में आवारा पशुओं की समस्या, ये आपने लिया होगा। मेरे को ऐसा थोड़ा सा अंदाजा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि मोहल्ले की गंदगी, आवारा पशु, पॉलीथीन, इनके बारे में अक्सर पत्र पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा ही मुझे लगा। तो कैसे लिखा है कि परीक्षा हॉल रायपुरा, इस तरह का फॉर्मेट आपने जमाया होगा। विषय और आपकी विषय वस्तु इस तरह की आपने वहां पर रखी होगी, और समापन भी आपने इस तरह से किया होगा, और लास्ट में पूर्ण विराम लगाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किससे संबंधित? बायोडाटा। जब हम किसी भी संस्था में आवेदन करते हैं तो उसके लिए एक रिज्यूम तैयार करते हैं, तो रिज्यूम को समृद्ध बोलते हैं। फिर दूसरा है इसी के ईमेल लेखन, दोनों में से अथवा में एक किया है। तो जैसे हमने आपको किस आंसर में दिया कि हमने इसमें बायोडाटा लिया है, तो बायोडाटा में जैसे क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले नाम आता है, फिर पिता का नाम, फिर पता, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक, धर्म और राष्ट्रीय भारतीयता। शिक्षा में पूरा फॉर्मेट इस तरह से बना हुआ होता है। फिर स्किल, टाइम मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट जो भी है, आपकी भाषा कौन सी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, डेट क्या है, जगह क्या है, और नीचे नाम। तो आपने भी रिज्यूम तैयार किए होंगे, तो इसी फॉर्मेट में रिज्यूम होता है। एक आप जब भी कहीं अप्लाई करते हो, चाहे जॉब के लिए अप्लाई करो, तो वहाँ पर भी इसी तरह के फॉर्मेट में बना होता है। और आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, तो मुझे लगा होगा कि ये भी आपका बिल्कुल सही रहा होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14। तीन निबंध आपको दिए गए थे विषय, जिनमें से एक निबंध आपको लिखना था। अब सबसे पहले तो यह है कि कठिन था या आसान था।
भाई मेरे को तो पहला, दूसरा और तीसरा इनमें से कोई भी कठिन नजर नहीं आता। मुझे तो ये आसान ही नजर आए, क्योंकि पर्यावरण 6 क्लास से बच्चा पढ़ता आया है। डिजिटल इंडिया के विषय में काफी समय से पढ़ता आ रहा है। डेंगू बुखार इसके लिए नया हो सकता है, तो ये छोड़ दिया होगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए इसका लाभ जरूर मिला होगा कि निबंध आपके इजी है। तो हमने यहाँ पर डिजिटल के विषय में बताने का प्रयास किया है, डिजिटल का निबंध यहाँ पर लिया है, जिसको विस्तार से समझाने का आपको कि इस तरह से आपने क्या इसी तरह से लिखा है, या आपके हो सकता है आपकी भाषा में लिखा हो, लेकिन डिजिटल के विस्तार को आपने बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ू मैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चले अपन। किससे संबंधित है पहले तो देखना है अपन को। विज्ञापन और संदेश लेखन से संबंधित है। विज्ञापन यानी एड, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने बहुत सारे, आपने हमारी सीट डीपीपी मॉड्यूल देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारी आपको विज्ञापन लेखन हमने उसमें दिए हुए हैं, हमने पढ़ाया और क्या होते हैं ये सारी बताने का प्रयास किया, क्या क्या आपको देना है। तो यहाँ पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु ट्रैफिक पुलिस की ओर से जनहित में जारी एक आकर्षण विज्ञापन हमने यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए। देखो, विज्ञापन सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली, सुझाव हेलमेट पहने, नियंत्रित गति से चले, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, वाहन चलाते समय शराब का सेवन ना करें। इस तरह का एक चित्र भी आप बना देख सकते हैं। इसमें आपने भी कोई ना कोई चित्र जो आपके पेन के माध्यम से बने होंगे, आपने बनाए होंगे, ऐसे मुझे आशा है, उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा, कैसा प्रश्न आया? तो जहां तक मेरा प्रश्न पत्र का मानना है कि आपको 50% तो बिल्कुल इजी, और उसके ऊपर जैसे 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 आप बड़े होंगे तो थोड़ी कठिनाई आई होगी, लेकिन इतनी भी कठिनाइयां नहीं थी। तो आपका प्रश्न पत्र बिल्कुल एवरेज था, इजी था। कठिन एक दो क्वेश्चन कठिन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई कठिनाई नहीं आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपका परिणाम 100% हो, अच्छी ग्रेड से हो, अच्छा परिणाम लेकर के आए, आपके माता पिता का जो स्वप्न है उस स्वप्न को पूरा करें, अध्यापकों की जो मेहनत है वो आपके परिणाम के माध्यम से रंग लाएं, ऐसा विश्वास मेरा आपसे है, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।